everyone, क्लास 12 हिस्ट्री। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। जिनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान में थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाए जाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। चित्र में आप देख सकते हैं फयांस से बना एक पात्र सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है, जैसे पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। स्थिति जब तक जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया, जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं, और छोटी बस्तियों में ये विरले ही हैं। उदाहरण के लिए फयान से बने लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले, और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों को हो सकते हैं अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थानों पर ही रहते जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। चर्चा कीजिए। आधुनिक समय में प्रचलित मृतकों के अंतिम संस्कार की विधियों पर चर्चा कीजिए। ये किस सीमा तक सामाजिक भिन्नताओं को परिलक्षित करते हैं? शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चौहुद्रों को चिन्हित किया। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कॉर्निलियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, फटे, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फायंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता है। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते हैं। इनके कई आकार होते हैं, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। आप चित्र में देख सकते हैं औजार तथा मनके।
को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मन के सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों में बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कॉर्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चहुंदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलीवेरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र एक में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी हुई वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चन्हुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। चर्चा कीजिए। इस अध्याय में दिखाई गई पत्थर की पुरातत्व वस्तुओं की एक सूची बनाई है। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्या इन्हें उपयोगी अथवा अविलास की वस्तुएं माना जाए? क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनमें दो वर्गों में रखी जा सकती हैं, जिन्हें सॉरी यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े के कूड़े के रूप में उत्पादन के रूप में फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य पत्थर जैसे लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मांगने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं। यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों का परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सुतुरघोई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कार्निलियन गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से है और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तु की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। आप चित्र में देख सकते हैं मेसोपोटामिया, उरुक उर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, फिर देखिए टेपे याहया, मगान,
आल्तिन, डेपे, तुरान, शहरे सोख्ता, सुतकांगडोर, मेलुहा, हड़प्पा, लोथल, अरब सागर, रसाल, जैनज। हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया रेखाचित्र पैमाना नहीं दिया गया। सुदूर क्षेत्रों में से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातत्वविद खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। तीसरा सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातत्व खोजों में हड़प्पाई, मोरे, बांट, पासे तथा बनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। नामक क्षेत्रों में संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राम प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। चित्र 118 में यह मेसोपोटामिया के एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार विषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। चित्र 119 बहरीन में मिला गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। चित्र 1.20 नाव के चित्र वाली मुहर। हड़प्पाई क्षेत्र में ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक कौन से मार्ग से जाया जा सकता है? चित्र 1.21 एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर। मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकन। मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसकी मुख रस्सी से बांधा गया और घाट पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। समानतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा था, जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। जब हम उन विभिन्न वस्तुओं
प्रकार की वस्तु को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली तो मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अवंट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट, याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? चित्र में आप देख सकते हैं, रोपड़ में मिला एक मुद्रांकन। वर्तमान समय में सामान की लंबी दूरी के विनिमय के लिए प्रयुक्त कुछ तरीकों पर चर्चा कीजिए। क्या उनके क्या क्या लाभ और समस्याएं हैं? बाट विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये आमतौर पर किसी तरह के निशान से रहित घनाकार चित्र 1-2 होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1-2-4-8 16-32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों तथा मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी हैं। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कायांतरित करने के लिए संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसा कि मृदभांडों चित्र 1.14 मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? प्रशासक तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के कुल पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम चित्र देखेंगे पृष्ठ 23, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य जैसा था, जैसा कि पुरा वस्तुओं से समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिमान प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे।